हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। जो आपकी पढ़ाई है वो अच्छी तरह से शुरू होगी। ओके। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो बायोलॉजी में यूनिट नंबर 10 है। यूनिट नंबर 10 का एक स्पेसिफिक पोर्शन जिसका नाम है मियोसिस। में बात करनी है मियोसिस के बारे में। क्या है मियोसिस? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? और यहाँ से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं, लाइक नीट एंड गुड सेट, इन दोनों में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पहले बात कर दूं, मेरा नाम है संजय मोकरिया एंड आई एम जीसेट नेट क्लियर। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की और नोट्स चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो है बायोलॉजी बाय मोकरिया सर। ओके। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट टुडेज लेक्चर एंड वी डिस्कस अबाउट मियोसिस। व्हाट इज द मियोसिस? क्या है मियोसिस? हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो अब हम अगर बात करते हैं हमारी बॉडी के बारे में, हमारा जो बॉडी है बेसिकली इसमें दो टाइप के सेल होते हैं। एक तो हो गया हमारा सोमेटिक सेल और सेकंड है हमारा जर्म सेल। ठीक है। अब ये जो सोमेटिक सेल है वो हमारा नॉर्मल बॉडी के सेल है जिसके पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 2n क्रोमोसोम। ठीक है। और अगर हम जर्म सेल की बात करें तो ह्यूमन में दो तरह के जर्म सेल देखने को मिलते हैं। एक हो गया स्पर्म और एक हो गया ओवम। ठीक है। इसमें हैप्लॉइड सेट देखने को मिल रहे हैं। ए सेल है हमारा डिप्लॉइड है, यानी कि उसके पास दो सेट है क्रोमोसोम के, और ये सेल है हमारा हैप्लॉइड है, यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन makes new offspring by joining two gametes. Each gamete has one complete haploid set of chromosome. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? हम मैं थोड़ी सी बात करता हूँ रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या है रिप्रोडक्शन? मेक श्योर आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, और जो चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं यहाँ पे? दो टाइप के हैं। एक हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हमारा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गेमेट, यानी मैंने बोला कि एक क्या है, स्पर्म है, और एक है ओवम। ये दोनों क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में फर्टिलाइज होकर क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। ठीक है। ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? एक सेल है, उससे सीधे कितने सेल बन जाएंगे? दो सेल बन जाएंगे, उसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं। ठीक है। तो ये जो हमारा स्पर्म और ओवम है इसको हम गेमेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेमेट्स। जब ये दो गेमेट्स से फ्यूज हो गए तो क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। अब ये क्या है? हमारा हैप्लॉइड सेल है ये दोनों, और ये क्या है? हमारा डिप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके फिर से क्या बनाएगा? डिप्लॉइड बनाएगा। गेमेट्स आर produced from the special diploid cells. These cells divide by a special type of division called a meiosis. In meiosis, the chromosome number become half, so the cell form are haploid. Okay, ठीक है। अगर हम ये जो ये कैसे बना है इसकी हिस्ट्री की बात करिए, जो स्पर्म और ओवन है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बना है और ये oogenesis से बना है। इसका जो पेरेंटल सेल है, इसका क्या सेल है? पेरेंटल सेल है। जो पहले का सेल है वो कैसे होगा? ये होगा 2n, और 2n में से फिर क्या बना? ये n बना, और n में से फिर से क्या बनेगा? 2n। ठीक है। दोनों में ऐसा हो। इसको जो स्पर्म बनने के प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बने जो बनता है उसकी जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे हम oogenesis। ओके। ठीक है। अब अब ये जो मियोसिस होता है इसमें होता क्या है? इसमें कोई एक सेल है। चलो अब ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। साथ में नोट डाउन करेंगे तो भी चलेगा, या पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। वरना ये पीडीएफ नोट्स आप तो आपको मिल जाएगी। चलो चलो मैं बताता हूँ। ओके। मियोसिस। मियोसिस में पहले क्या होगा? मियोसिस में फर्स्टली क्या चीज़ होती है उसके बारे में अगर हम बात करें
तो मियोसिस में एक सेल में से, ये हमारा एक सेल है, उसमें से पहले 2 बनेंगे, ठीक है? और दोनों में से क्या बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। ये होता है हमारा मियोसिस, ठीक है? तो यहाँ पे अगर ये 2n है, तो यहाँ पे कैसे सेल बना रहा है? n सेल बना रहा है। कैसे बना रहा है? n बना रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है और यहाँ पे 1 हो रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? हाफ, ठीक है? Meiosis create a haploid stage in the life cycle of organism that reproduce sexually. Later fertilization joins two haploid gametes and bring back the diploid stage. Okay, ठीक है? अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें बेसिकली हमें ये मियोसिस देखने को मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। क्यों सर देखने को मिलेगा? क्योंकि उसमें जो स्पर्म और ओवा में वो जिसको हम एग बोलते हैं, वो बनाना है, तो हमें कौन सी प्रोसेस करनी होगी? मियोसिस करनी होगी। तो माइटोसिस से नहीं होगा, ठीक है? मियोसिस हैपन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, ठीक है? कब ये होता है? गैमेटोजेनेसिस के वक्त होता है इन प्लांट एंड एनिमल। इट फाइनली फॉर्म ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है? अब ये जो मियोसिस है वो कब होगा? जब गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जब गैमेट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? गैमेट्स बन रहे हैं, तब ये जो है मियोसिस, इसकी प्रोसेस होगी, ठीक है? अब मियोसिस में हमें 2 साइकिल देखने को मिलते हैं। एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। बट बट क्या है सर? डीएनए है वो सिर्फ एक बार ही कॉपी होगा। डीएनए की कॉपी कितनी बार बनेगी? एक बार ही बनेगी, ठीक है? ओनली वन टाइम। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बट वाला है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मियोसिस 1 स्टार्ट आफ्टर द क्रोमोसोम हैव ऑलरेडी रेप्लिकेटेड in the S phase forming the identical sister chromatids, ठीक है? अब मियोसिस स्टार्ट कब होगा? अगर उसकी हम बात करें, मियोसिस स्टार्ट कब होगा, तो हम अगर इसके बारे में बात करें, तो वो एक सेल है। इस सेल में जो क्रोमेटिड मटेरियल है, क्या है? क्रोमेटिड मटेरियल, उसका डीएनए है, वो जब 2 कॉपी में हो जाएगा, यानी डीएनए वापस बन जाएगा एस फेज में, उसके बाद क्या शुरू होगा? मियोसिस 1 है वो शुरू होगा। क्या शुरू होगा? मियोसिस 1। और क्या बनेगा? आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। ये उसकी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है अलग अलग। ये दिखेगी कब? ये दिखेगी हमें प्रोफेज में। अभी जब हम प्रोफेज पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? ड्यूरिंग मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल थ्रू द रिकॉम्बिनेशन। ओके, चलो। अब ये जो मियोसिस है उसमें क्या होगा? उसमें होगा होमोलोगस पेयर, यानी कि ये कोई हमारा एक क्रोमोसोम हो गया और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम हो गया। ये दोनों सेम हो। अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, आपके बॉडी के अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी मान लीजिए कि आपका स्किन टोन ले लो, तो स्किन टोन के लिए हमारी बॉडी में 2 जीन प्रेजेंट हो गए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे। एक क्रोमोसोम नंबर 20 पे प्रेजेंट है, तो दूसरा भी 20 पे ही रहेगा, मगर ये दोनों कॉपी अलग अलग होगी। तो ये जो दोनों कॉपी है उसको हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर। तो ये होमोलोगस पेयर आपस में क्या करेगी? रिकॉम्बिनेशन करेगी। अब रिकॉम्बिनेशन यानी क्या सर? अब रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन में कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ एक जो पेयर है, यानी कि ये जो है यहाँ पे आएगा और इसका जो डीएनए है वो यहाँ से आएगा। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाले यानी कि ये जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? रिकम्बाइन हो जाएगा दोनों। इसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भाई? रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है? और इसी से कोई भी एक ही पेरेंट्स के दो दो सन है, तो दोनों क्या दिखेंगे? अलग अलग दिखेंगे, ठीक है? ये क्या जनरेट करेगा? जो दोनों में डिफरेंशिएट होता है, दोनों में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस जनरेट करने का काम कौन करता है? रिकॉम्बिनेशन। और ये किसके बीच में होगा? इस दोनों को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों है, इसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड और दूसरे को क्या बोलते हैं हम? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। इतनी बातें हैं वो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर एंड कट होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या है मियोसिस। अगर मैं अगर बात करूँ तो पहले इंटरफेज होता है, इंटरफेज, उसके बाद में प्रोफेज आएगा, फिर प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज।
उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस के बाद में वापस ये साइकिल शुरू होगा, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू, और दो में से साइटोकाइनेसिस होकर कितने सेल सेल बन जाएंगे? 4 सेल, और चारों के चार कैसे होंगे? एन सेल, हैप्लॉइड सेल होंगे। ठीक है, अच्छे से याद रखना। इसका फेज जो है ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, यहाँ पे प्रोफेज वन, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, यहाँ पे प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू में देखने को मिलता है। अगर हम अब मियोसिस वन की बात करें, M1 की मैं बात करता हूँ, मियोसिस वन की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो प्रोफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम एक एक को बारी बारी से देखेंगे। पहले है प्रोफेज। प्रोफेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, मैं अगर बात करूँ प्रोफेज के बारे में, प्रोफेज वन ऑफ meiosis is much longer and more complex than the prophase of mitosis। अब जो माइटोसिस का प्रोफेज है और मियोसिस का प्रोफेज है, वो दोनों में क्या है? डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है भाई? तो ये जो मियोसिस का जो प्रोफेज है, ये प्रोफेज कैसा है? लॉन्गर है। कैसा है? लॉन्गर है। ये प्रोफेज है लॉन्ग। ठीक है, ये प्रोफेज थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, अब मियोसिस के कितने स्टेज बनते हैं? 5 स्टेज बनते हैं। कितने स्टेज बनेंगे मियोसिस के? 5 स्टेज बनेंगे। बेस्ड ऑन किसके बेस पे? इसके बेस पे जो उसमें क्या क्या इवेंट होते हैं, जो क्रोमोसोम का बिहेवियर, जो हमारा क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है, उसके बिहाफ पे हमें कितने फेज देखने को मिलेंगे? यहाँ पे हमें 5 स्टेज देखने को मिलेंगे। उसको अब अगर आपको याद रखना है तो याद रखो। लेजा, एक मिनट, मैं इसका न्यूमोनिक्स दे देता हूँ आपको याद रखने के लिए। इसका न्यूमोनिक्स है लेजापेडिडा। क्या है? लेजापेडिडा। ये इसका क्या है भाई? न्यूमोनिक्स है। लेजापेडी, ओके सॉरी, लेजापेडिडा। ओके, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। 5 स्टेज है जो आपको याद रखने हैं। उसमें से पहले के बारे में बात करते हैं। जो पहला है वो क्या है? वो है लेप्टोटीन। कौन सा फेज है? लेप्टोटीन है। अगर हम लेप्टोटीन के बारे में बात करें तो ये होता क्या है? अभी इस लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा? तो दो दो फेज, आपको दो दो चीजें याद रखनी है इसके बारे में। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हमें देखने को स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा? कंडेंसेशन, यानी वो जो क्रोमेटिड मटेरियल है उसमें से क्या बनाएगा? क्रोमोसोम का अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो हमें माइक्रोस्कोप में दिखेगा, जिससे कंडेंस होके क्या होगा? वो शॉर्टर और थिकर बनेगा। ठीक है, ये सिर्फ लेप्टोटिन में होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर से जुड़ के जो बने हैं, वो हो गया। और यहाँ पे जो ये सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम फिर कैसे हो गए? यहाँ पे उसका डबलिंग पूरा हो गया, यहाँ पे डबल हो गए, डबल पीरियड है वो खत्म हो गया। जाइगोटिन में क्या होगा? जाइगोटिन में होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो साथ साथ में पेयर बनाएंगे। ये देखो, ये दोनों सही है, एक एक जैसे है, तो ये दोनों साथ में पेयर बना रहे हैं, और उसको हम बोलते हैं सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे? सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम साइनेप्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। सिनेप्सिस बोलो, साइनेप्सिस बोलो, दोनों सेम ही है। पेड क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो भी क्रोमोसोम है एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, वो कैसे है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ईच पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस इज कॉल्ड बाइवेलेंट एंड टेट्राड। अब दो होमोलोग, दो दो जो क्रोमोसोम है वो साथ में जुड़े हैं, तो उसको हम बाइवेलेंट बोलेंगे। और उसकी जो हमें देखने को मिलेगी आम, आम कितनी होगी? 4 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राड। ओके, और सेंट्रोजोम भी डबल होके क्या हो गए? अब उसने मूविंग करना चालू कर दिया नदर पोल पे। ठीक है, अब पैकाइटिंग, उसमें सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बन गया। पैकाइटिंग में क्या होगा? द 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम अ क्लियर विजिबल। 4 क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम की कितनी क्रोमेटिड दिखेगी हमें? 4। यहाँ पे इसकी भी 4 दिख रही है, इसकी भी 4 दिख रही है, टोटल कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, अब क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेशन नोडल इज अपीयर। रिकॉम्बिनेशन नोडल है वो धीरे धीरे बनना शुरू होती है। दीज आर द प्लेस वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। अब
क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने समझा है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। यहाँ पे एक एंजाइम आता है जो हमें याद रखना है, खास इंपॉर्टेंट है, और इसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेज बोलेंगे। इस एंजाइम को क्या बोलेंगे भाई? रिकॉम्बिनेज बोला जाता है। बाय द एंड ऑफ पैकाइटिंग रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड। अब जब पैकाइटिंग एड होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड क्रोमोसोम स्टे कनेक्टेड एट द क्रॉसिंग ओवर पॉइंट। देखो यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पे अभी भी ये कनेक्ट रहेंगे, वो अलग 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 नहीं हो। ठीक है। अब मैं बात करूँ डिप्लोटिन की, तो डिप्लोटिन में क्या होगा? सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स या डिसअपियर। यहाँ पे देख रहा है अभी सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे वो क्या हो गया है? डिसअपियर हो गया है। ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पुलिंग अपार्ट बट रिमेन जॉइन एट द चियाज्मा। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, मगर ये जो चियाज्मा है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है, वहाँ पे जो एक्स की पोजीशन है उसको हम बोलते हैं चियाज्मा। यहाँ पे कैसे रहेंगे? जॉइन रहेंगे। इन सम एनिमल लाइक ह्यूमंस oocyte कैन स्टे इन डिप्लोटिन फॉर अ मंथ और फॉर अ ईयर। ये खास इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। यहाँ से कैसे एमसीक्यू बनते हैं वही आपको सीखना है, जवाब कैसे बनता है, आंसर कैसे निकलते हैं, ये आपको देखना है भाई। ठीक है, यही आपको देखना है, आंसर कैसे बनते हैं, आंसर बनने चाहिए। ठीक है। चलो आगे हम बात करें तो लास्ट फेज है, उसको हम बोलते हैं डायकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा? चियाज़्माटा है वो मूव टुवर्ड द एंड ऑफ क्रोमोसोम। ये कहाँ पे मूव होगा? जो क्रोमोसोम का एंड है वहाँ पे मूव होगा, और दिस कॉल्ड द टर्मिनलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन, यानी कि उसका खात्मा होगा, वो अंत हो जाएगा उसका। क्रोमोसोम आर नाउ फुल्ली कंडेंस। क्रोमोसोम कैसा हो जाए? फुल्ली कंडेंस हो जाएगा। जब तक प्रोफेज खत्म हो रहा है तब तक क्रोमोसोम भी क्या हो जाएगा? फुल्ली कंडेंस हो जाएगा। द स्पिंडल फॉर्म्स, द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक। न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं दिखेगा हमें, और क्या फॉर्म होना शुरू हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से बन रहे हैं, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर एनवेलप है, वो उसका डी ब्रेक डाउन है वो शुरू हो जाएगा। इस स्टेज ये कब खत्म होगा? जब मेटाफेज 1 शुरू होगा तब ये स्टेज क्या हो जाएगा भाई? खत्म हो जाएगा। अब मेटाफेज 1 के बारे में बात करते हैं, क्या है मेटाफेज 1? मेटाफेज 1 जब शुरू होता है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? बाइवेलेंट, यानी कि जो ये क्रोमोसोम है बाइवेलेंट, वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या हो रहे हैं? लाइन अप हो रहे हैं। स्पिंडल फाइबर फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो, हमारा जो क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है, इसका जो यार ये जो हमारा सेंटर पार्ट है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ हमें देखने को मिलेगा काइनेटोकोर, और इसी काइनेटोकोर पे कौन बाइंड होगा? स्पिंडल फाइबर बाइंड्स होगा। ये कहाँ पे देखने को? ये जो प्लेट है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये हमें देखने को मिलेगा मेटाफेज 1 के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलता है भाई? मेटाफेज 1 के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कौन सा फेज है? उसके बाद एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा भाई? एनाफेज 1 में होता क्या है अगर हम उसकी बात करें? एनाफेज 1 में द टू क्रोमोसोम, ये जो दोनों क्रोमोसोम है वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए। जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो गए। क्रोमेटिड स्टिल अटैच। क्रोमेटिड तो क्या रहेगी? उसके अंदर अटैच ही रहेगी टू द सेंट्रोमियर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल में है वो ट्रांसफर होंगे। ठीक है। ये ऊपर की साइड रहेगा और ये नीचे की साइड रहेगा, और ये जो स्पिंडल फाइबर है वो मूवमेंट के वजह से जो क्रोमोसोम है उसको अपनी साइड पे खींचेगा। ठीक है। बस ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ईच होमोलोगस पे रीच एट द पोल। ओनली वन क्रोमोसोम कहाँ जाएगा? होमोलोगस में से पैर पे जाएगा। consequently at the each pole only half number of chromosome is received। अब जो एक एंड है वहां पे कितने नंबर ऑफ है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुंचे, यानी कि क्या बना? हैप्लॉइड बना। क्या बना? हैप्लॉइड बना। अब हम बात करेंगे टीलोफेज 1 की। यहाँ तक ये कहानी किसकी थी? एनाफेज 1 की थी। अब हम बात करेंगे टीलोफेज 1 की। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम एट द पोल अकर्ड टू फॉर्म अ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। क्या फॉर्म करता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्म अराउंड द पोलराइज्ड ग्रुप ऑफ अ क्रोमोसोम। न्यूक्लियस ऑल्सो अपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाती है, न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाते हैं। द सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट एंड टू डॉटर सेल आर फॉर्म। सेल मेम्ब्रेन क्या होना शुरू हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगा, और वो फरो बनाएगा यहाँ पे। ठीक है।
दिस सेकंड माइटोटिक डिवीजन में फॉलो इमीडिएटली और आफ्टर अ शॉर्टर इंटरफेज। अब जो सेकंड फेज है वो कब शुरू होगा? थोड़ी देर के बाद वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली आफ्टर, जस्ट अ सेकंड, ओके, आफ्टर meiosis 1, simultaneously after meiosis 1, if the meiosis 1 cell proceed to cytokinesis, the below are the event। अब जो मियोसिस है, हमारा सेल है वो साइटोकाइनेसिस में जाएगा तो क्या होगा? द सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट एंड टू डॉटर सेल आर फॉर्म। दिस डॉटर सेल हैव अ क्रोमोसोम consisting one of the original chromatid and another is a mixture of segment from the one, a segment of chromatid its homologous, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसके पास ग्रोथ दो क्रोमेटिड है। क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमेटिड है भाई? दो क्रोमेटिड है। इन दो क्रोमेटिड के पास एक के पास ओवन डीएनए हो और दूसरे के पास जो डीएनए है वो खुद का नहीं है, वो उसका किसका है? जो होमोलोगस पेयर है उसका डीएनए उसके पास है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज अ कंप्लीट एट दिस स्टेज। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अभी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा कैसा है? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा 2C ही है, ठीक है। ऊपर कैसा था? 4C था, यहाँ पे कैसा बन गया है? 2C बन गया है। एंड फाइनली डॉटर सेल आर रेडी टू प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टार ऑफ मियोसिस 2। अब यहाँ से क्या शुरू होगा? हमारा मियोसिस 2 है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अब अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो ये सेकंड माइटोटिक डिवीजन है। ये वेरी सिमिलर टू माइटोसिस, जैसा माइटोसिस है वही ऐसा यहाँ पे भी वैसा ही है। मगर एक डिफरेंस है, यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे कौन रेप्लिकेट होगा? सेंट्रोजोम। कौन? सेंट्रोजोम ही रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं माइटोटिक और इक्वेशनल फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर एंड कट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम प्रोफेज 2 के बारे में बात करें, देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है भाई प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में हमें क्या देखने को मिलता है? अगर अब मैं बात करूं तो अब हमारा जो सेल है उसके पास क्या है? क्रोमोसोम है, सारा कुछ है। प्रोफेज 1 में, यहाँ पे प्रोफेज में सब कुछ है। मगर वहां जब टेलोफेज हो गया था, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया था, तो जो क्रोमोसोम है उसने उसकी आइडेंटिटी है वो उसकी क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब वो क्रोमोसोम नहीं हो रहा, डीएनए मटेरियल बन गया होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्रोमेटिड है वो वाइडली सेपरेट आर्म्स, उसकी जो है उसकी जो सेपरेट आर्म है वो फिर कंडेंस होना स्टार्ट करेगी और न्यूक्लियस और न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होंगे। स्पिंडल फाइबर वापस के बनना शुरू करेंगे और जो भी हमारा जो सेंट्रोजोम है उसका डुप्लीकेशन खत्म होके वो यहाँ पे दो बन जाएंगे, एक है वो दूसरे पोल पे जाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये हमारा होता है प्रोफेज 2 में। अब आते हैं मेटाफेज 2 के बाद बारे में। मेटाफेज 2 भी आपको पता है क्या बनाएगा? यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट बनाएगा, ठीक है। यहाँ जहाँ पे सारे क्रोमोसोम है वो लाइन होंगे और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से अटैच होगी काइनेटोकोर पे और सेंट्रोजोम क्या होगा? डिवाइड होगा। अब जो ये सेंट्रोजोम है एक यहाँ पे ज्वाइन होगा और एक यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ज्वाइन होगा, तो क्या होगा? जब ये दोनों एक इस साइड खींचेगा और दूसरा ये ऊपर की साइड खींचेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। दोनों क्रोमेटिड क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। अब आगे मैं बात करूँ एनाफेज 2 के बारे में। अब एनाफेज 2 में हमें देखने को क्या मिलता है? क्या है पर्टिकुलरली एनाफेज 2? तो एनाफेज 2 में द फॉलोइंग आर इवेंट्स अकरिंग इन एनाफेज 2। अब सारे जो इवेंट है नीचे के वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे? हम एनाफेज 2 में हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा? सिंपल है, हमें पता है भाई जो स्पिंडल फाइबर है वो पोल की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। क्रोमेटिड है वो क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। और जब क्रोमेटिड है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी पोल पे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम, ठीक है। अब टीलोफेज में क्या होगा? अगेन न्यूक्लियर डिवीजन का स्टार्ट होगा, यहाँ पे फरो बनेगी, ठीक है। और क्रोमोसोम है वो एक एक हो जाएगा, दोनों साइड दोनों सेल में अलग अलग हो जाएगा और न्यूक्लियस बनेगा। यहाँ पे रिकंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। फिर क्रोमोसोम बिगन्स द अनकॉइल, क्रोमोसोम अनकॉइल होगा और बिकम अ थिन हो जाएगा। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ कहाँ होगा? टीलोफेज में होगा। अब साइटोकाइनेसिस भी होगा यहाँ पे। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस ऑफ
the daughter cell cause the formation of two cells. In other words, forms the two daughter cell of the first mitotic division. पहलू જ્યારે जो सॉरी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ था तब हमें दो सेल मिले थे। अब जब सेकंड होगा तो यहाँ से भी हमें दो दो मिलेंगे, तो टोटल में कितने सेल बनेंगे वहाँ पे? चार सेल बनेंगे। और ये कैसे हो गए? हैप्लॉइड सेल होंगे। कैसे हो गए? हैप्लॉइड, जहाँ पे एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी ओनली 23 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन देयर सेल्स। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या ये क्यों जरूरी क्यों है मेयोसिस टू है वो? तो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा देखने की ट्राई करें, तो क्या है? Adapting to a constant changing environment and ability to colonize in a new environment are the key for a long-term survival of species. अब जो कोई स्पीसीज है अब जो कोई स्पीसीज है उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है। कैसे? अब जो जहाँ की नेटिव स्पीसीज है, जो नेटिव स्पीसीज है, ठीक है, वो उसको दूसरी जगह पे जाना है। कहाँ पे जाना है? दूसरी जगह पे जाके उसको सर्वाइव करना है। तो कैसे करेगा? तो वो सर्वाइव है वो कैसे करेगा? तो उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए जरूरी है, वो क्या जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, दो जो क्रोमोसोम है अलग अलग, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो। टू अटेन दिस गोल इट इज नेसेसरी फॉर द ऑफस्प्रिंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसके लिए जरूरी है कि जो ऑफस्प्रिंग बन रही है वो एक दूसरे से भी अलग हो और वो पेरेंट्स से भी अलग हो। माइटोटिक सेल डिवीजन हेल्प इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्ट। ओके, माइटोटिक नहीं है, मियोसिस आएगा। मियोटिक है, ठीक है, ठीक है, मियोटिक है। मियोटिक डिवीजन है वो क्या करेगा? पहला जो है वो मेंटेन कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर है उसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेशल सेक्स सेल्स कॉल्ड अ गैमेट्स which further fuse together and produce the new organism। अगर अगर ये प्रोसेस नहीं हो तो हमारे स्पर्म में क्या होगा? स्पर्म में 2n होगा और जो ओवम है उसमें भी क्या होगा? 2n होगा। और ये जब फ्यूज हो गए तो ये 4n हो जाएंगे। और ये जो प्रोजेनी है वो वायबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये जरूरी है। पहली बात ये, इन दिस केस इच गेमेट मस्ट कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होना चाहिए? मस्ट n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होना चाहिए। ठीक है, it is therefore essential that reductional division occur at this stage of the life cycle of the sexual reproduction organism। इसलिए जरूरी है कि जिसमें भी भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए ये मियोसिस। ठीक है, thus meiosis help in maintaining constant number of chromosome। ये क्या मेंटेन करता है भाई? न्यू प्रोजेनी है, न्यू ऑफस्प्रिंग है, उसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करता है। स्पर्म के पास भी एन है, फॉर्म के पास भी एन है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा। ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड में से क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है भाई? मेनली ये दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट पे फोकस करना है रेदर देन मगिंग। मगिंग नहीं करना है आपको, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना है, समझाना क्या चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन के बारे में। ठीक है, दूसरी जो उसका जो बेनिफिट्स है वो क्या है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। अब ये क्या चीज है सर? अब देखो, पेरेंटल मैंने बताया दो क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे दूसरी क्रोमेटिड इसी की है। यहाँ ये हो गया हमारा तीसरा। सॉरी, थोड़ा नजदीक बना लेते हैं हम। थोड़ी ड्राइंग मेरी गंदी है, थोड़ा सा एडजस्ट करना काइंडली। तो ये क्या होगा? यहाँ पे ये जो हो रहा है ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन। तो ये क्रोमोसोम 2 के थोड़े से जिन कहाँ पे आ जाएंगे? 1 में आ जाएंगे। और 1 के जिन कहाँ पे चले जाएंगे? 2 में चले जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। डूइंग द प्रोसेस 1 ऑफ मियोसिस इक्विवेलेंस portion of homologous chromosome are exchanged। In this way new genetic recombination are produced। इक्विवेलेंस, जितने जिन इसके जाएंगे यहाँ पे और इतने ही जिन इसके यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये अगर यहाँ से 10 जाते हैं तो आएंगे भी कितने? 10 ही आएंगे। उसको इक्विवेलेंस हम कहेंगे। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो ही इवोल्यूशन होगा, उसके अलावा इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है।
The varied stock of individual produce as a result of meiosis permit a natural selection is the best suited species. ठीक है, अब देखो पेरेंट्स से वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ तो बैक्टीरिया है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सारे एक जैसे ही देखे दिखेंगे आपको, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें मियोसिस नहीं हो रहा है। जबकि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो सेम सेम फादर के 2 बच्चे हैं, एक ही फादर मदर के 2 बच्चे हैं, एक सन है और दूसरा भी सन है और आप डॉटर ले लीजिए, ठीक है? एक सन है, एक डॉटर है, तो ये एक एक दूसरे से अलग है। क्यों अलग दिख रहे हैं भाई? क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। वो अपने फादर से भी अलग हो गए, वो अपने मदर से भी अलग हो गए, क्योंकि उसमें डिफरेंस आ रहा है और यही डिफरेंस वो एक क्या बनता है, जो इवोल्यूशन है उसकी एक सीढ़ी बनती है, उसका एक स्टेप बनता है इसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है? और यहीं से क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन भी होगा। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है वो हम क्लास 12 के अंदर डन करेंगे, क्या है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है? उसको अभी हमें यहाँ पे वो कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 12 में हम उसको डन करेंगे। क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन वैसे ही बोला जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है और एक दूसरे से क्या होंगे ड्यूरिंग द मेटाफेज 1, उसमें क्या होगा, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रैंडमली अरेंज themselves on इक्वेटोरियल प्लेट पे ये जो क्रोमोसोम है वो रैंडमली अरेंज thought each one of the pair determines the same general features they differ in the detail feature। अब जो ये दोनों है उसमें थोड़े से फीचर सेम हो गए रेदर देन दो इसके अलावा जो फीचर्स है वो क्या होंगे, अलग होंगे। इसकी वजह से क्या जनरेट होगा, जेनेटिक वेरिएशन है वो जनरेट होगा। दिस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ दिस क्रोमोसोम प्रोड्यूस द न्यू न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और इसी से क्या बनता है, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन होता है, ठीक है? अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक करना, एक अच्छी सी कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और आप कमेंट में बताना मुझे कि आपको कौन-कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए और क्या चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, मैं आपको हो सके तो वो प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर में, ठीक है? अब इसका जो न्यू न्यू लेक्चर आने वाला है उसमें हम यहाँ से जितने भी नीट के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, नीट के जो पीवाईक्यू है उसको हम डन करेंगे। नीट के पीवाईक्यू तो क्योंकि हम क्या करेंगे, डन करेंगे और मैं आपको फिर एक असाइनमेंट शीट दूंगा, एक असाइनमेंट शीट प्रोवाइड कराऊंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम में। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक, जो आपको सॉल्व करना रहेगा। अगर सॉल्व नहीं हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए और मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर में।